एपिसोड शुरू होता है और एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे रिच लोग बातें कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं और एक हैंडीकैप ओल्ड मैन व्हील चेयर पे बैठा होता है और वो भी मजे कर रहा होता है। वहां से एक बंदा अपने घर पे जाके अंदर से डोर को लॉक कर देता है और एक हट्टा कट्टा बंदे को देखते हैं जो कि एक रस्सी को कस के बांध देता है और रस्सी को पकड़ के वहां से जाने लगता है और बालकनी में कूद जाता है और अंदर जाके वो बंदे को गन से शूट कर देता है और सारे लोग ये आवाज़ सुन के वहाँ भागने लगते हैं और देखते हैं वो बंदा मर चुका है, किसी ने उसे गोली मार के चला गया है। और उसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाते हैं। वो व्हील चेयर में बैठा ओल्ड मैन कहता है, थोड़ा सीरियस हो जाओ इंस्पेक्टर मिग्यूरे, कितने टाइम तक तुम मेरे गेस्ट को हिरासत में रखोगे? तुम्हारा ये फ्रूटलेस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इंस्पेक्टर मिग्यूरे कहते हैं, वो विक्टिम भी तो तुम्हारा पार्टी का एक गेस्ट था ना, वो यात्सुबिशी बैंक का प्रेसिडेंट यामाजाकी थे, प्लीज थोड़ी देर पेशेंस रखो। वो ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारा कहना है कि हमारे यहाँ का कोई एक रेस्पॉन्सिबल है ये सब के लिए? तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट डिटेक्टिव कोनोन शिमिची कुडो एंट्री करता है, बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, डोर अंदर से लॉक था। वो किलर 3rd फ्लोर के विंडो से एंटर करा है और मार के वहीं से वापस चला गया है और विंडो के नीचे कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं मिला है, जो कि पता चलता है कि ये काम अंदर का ही है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, नॉनसेंस, एक विंडो से दूसरे विंडो तक ऑलमोस्ट 10 मीटर है, एक से दूसरे पर जंप करना इम्पॉसिबल है। तभी हमारा शिनिची कुडो कहता है, अगर किलर ने वो विंडो पर जाने के लिए रूप का उपयोग किया है तो बरामदे में से 2 मीटर से भी कम दूरी होगा वो कमरा जाने के लिए जहाँ पर यामाजाकी थे। वो ओल्ड मैन कहता है, क्या बचकाना हरकत है, तो वो किलर वहाँ से कैसे चला गया? वैसे तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो रूप के किनारे तक 2 मीटर तक छलांग लगा सके, जो केवल 10 सेंटीमीटर बाहर चिपकी हुई है। फिर हमारा शिनिची कुडो कहता है, किलर ने कमरे से बाहर निकलते समय रस्सी को चिपकाया था और उसी में बरामदे पर गया और फिर वापस लौटने में रस्सी का उपयोग करा है। इंस्पेक्टर मिग्यूरे पूछते हैं, लेकिन फिर बाद में बरामदे से रस्सी कैसे हटाया? शिनिची बताता है, सिंपल है इंस्पेक्टर मिग्यूरे, रस्सी के एक कोने पर एक छड़ी बांधी गई थी और बरामदे से अटैच थी और खींचने पर यह आसानी से खुल गया। बरामदे का जांच करो, उसमें रस्सी का निशान मिल जाएगा। इंस्पेक्टर मिग्यूरे पूछते हैं, लेकिन यामाजाकी बंद कमरे के अंदर क्या कर रहे थे? मिग्यूरे अंकल, तुम ना डिब्बे वाले कमोड पे डुबकी लगा दो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? हर बात इस बच्चे से पूछनी है। लेकिन हमारा शिनिची कुडो कहता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि किलर ने उसे दरवाजा लॉक करके अंदर वेट करने को कहा था, क्योंकि उसके पास कुछ सीक्रेट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन था उसको बताने के लिए। वो ओल्ड मैन बोलता है, मैं तुम्हारा बातों से परेशान हो चुका हूँ, बताओ मेरे दोस्त यामाजाकी को घर में घुस के किसने मार डाला? हमारा शिनिची कहता है, केवल एक ही बंदा है जो इस घर के लेआउट को अच्छे से जानता है और बिना सस्पिशन से ये काम कर सकता है, वो पर्सन है, और सारे जानने के लिए रेडी हो जाते हैं। शिनिची हाथ दिखा के बोलता है, वो पर्सन है और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो बुढ़ाओ। और वो ओल्ड मैन बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो ना, मेरे पैर अभी तक ठीक भी नहीं हुए हैं। शिनिची बोलता है, ओह तो ये बात है, हर बात की सच्चाई होती है। और वो वहाँ रखा हुआ एक ग्लोब को इस बुढ़ाऊ की तरफ फेंक मारता है और ओल्ड मैन तुरंत ही खड़ा हो जाता है। शिनिची बोलता है, आपके पैर 3 महीने पहले ही ठीक हो गया था, है ना इंस्पेक्टर मिग्यूरे? और इंस्पेक्टर मिग्यूरे कहता है, आपके फिजिशियन ने सब कुछ बता दिया है और हम ये भी जानते हैं कि तुम और यामाजाकी फाइनेंशियली डील करते थे। ये सुन के ओल्ड मैन भागने लगता है, लेकिन तभी शिनिची वो ग्लोब को एक किक दे मारता है और वो सीधा जाके वो ओल्ड मैन की सर पे लगता है और वहीं पर वो नॉकआउट हो जाता है और उसे खून की जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर मिग्यूरे शिनिची को हेल्प करने के लिए शाबाशी देते हैं। उसके बाद देखते हैं शिनिची सो रहा होता है और अचानक से कमरा हिलने लगता है जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया हो। देखते हैं एक बूढ़ा आदमी गिर गया होता है, उसका नाम है प्रोफेसर अगासा। शिनिची बोलता है, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो प्रोफेसर अगासा। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैंने सोचा तुम्हें जल्द ही जगा दूं, ये अलार्म से भी बेटर है ना? उसके बाद शिनिची वो बूढ़ा को फर्स्ट एड करता है और ये बक। शिनिची पूछता है, तुम ये क्या टेस्ट कर रहे थे? वो बूढ़ा बोलता है, किसी को बताना मत, तेरे और मेरे बीच में ही रहने चाहिए, ये एक पर्सनल मोबिलिटी रॉकेट है, एक बार ये काम कर गया तो ट्रैफिक जाम होगा भी नहीं और मैं मालामाल हो जाऊंगा। उसके बाद देखते हैं एक बंदा न्यूज़पेपर के शिनिची को फाइट पे फाइट मार रहा होता है, क्योंकि शिनिची सारे केस को सॉल्व कर रहा होता है और इस बंदे के पास एक भी केस नहीं आ रहा होता है। और फिर उस डिटेक्टिव का लड़की आ जाती है। अगले सीन में देखते हैं शहर की हर जगह चारों ओर बस एक ही नाम चल रहा होता है, शिनिची कुडो एक हाई स्कूलर डिटेक्टिव। और शिनिची को मॉडर्न शेरलॉक होम्स भी कह रहे होते हैं और लड़कियां तो भाई सुन के ब्लश कर रहे होते हैं और ये सुन के हमारा शिनिची तो हवा में उड़ रहा होता है। फिर वो डिटेक्टिव की बेटी आ जाती है, नाम है रैन मोरी। शिनिची बोलता है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रैन बोलती है, मेरे डैड को तुम्हारी वजह से काम नहीं मिल रही है,
पर मुझे कोई दुख नहीं है। तो शिनिची कहता है तुम्हारा डैड अच्छे से काम नहीं करते। तो भाई रैन एक खंबे को मुक्का मारती है और उसमें तो क्रैक आ जाती है और शिनिची तो भाई शॉक्ड। उसके बाद उसके पास एक फुटबॉल आता है और वो एक शॉट में गोल कर देता है। तो रैन बोलती है तुम सोकर क्लब में क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते, वहाँ तुम सोकर हीरो बन जाते। पर शिनिची कहता है मुझे शेरलॉक होम्स की तरह बड़े डिटेक्टिव बनना है और बुरे लोगों को पकड़ने में कितना मजा आता है पूछो ही मत। ये सोकर बस डिटेक्टिव वर्क के लिए सीखा हूँ। मुझे लोग मॉडर्न शेरलॉक होम्स मानते हैं और फैन कुछ लेटर भी सेंड कर रहे हैं। तो रैन कहती है तुम हमेशा लड़कियों को फ्लर्ट करते हो, पर कम से कम एक फेवरेट तो चूज कर लेते। तो शिनिची रैन की तरफ घूरने लगता है। तो रैन पूछती है तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, और फिर रैन प्रोमिस याद दिलाता है अगर वो कराटे टूर्नामेंट में फास्ट आती है तो शिनिची उसे ट्रॉपिकल लैंड ले जाने का वादा करा था, लेकिन शिनिची ये बात भूल चुका था। तो रैन उसे पैर से मारने लगती है और शिनिची डॉज करके नीचे बैठ जाता है। जो देखना था देख लेता है। तो रैन उसे एक किक दे मारता है और वो दूर जाके गिरता है। उसके बाद एक लड़की को देखते हैं जो कि रो रही होती है। उसके बाद ट्रॉपिकल लैंड में देखते हैं सस्ता कलिया ढोलू बोलू के रूप में दो लड़का और एक लड़की, ये तीनों रोलर कोस्टर के अंदर फ्री में घुसने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद शिनिची और रैन भी रोलर कोस्टर की ओर जाने लगते हैं। शिनिची देख के बोलता है आजकल की बच्चे भी ना। और फिर शिनिची रैन को कहता है शेरलॉक जब अपना असिस्टेंट से पहली बार मिला था तो हैंडशेक में पता लगा था कि वो एक मिलिट्री डायरेक्टर के तरफ से अफगानिस्तान में था, ठीक ऐसे। और वो एक लड़की के हाथ मिला के बोलता है तुम जिम्नास्ट क्लब से हो है ना। वो लड़की बोलती है तुम्हें कैसे पता। तो शिनिची रैन को कहता है ये हॉरिजॉन्टल बार पर काम करती है इसलिए इसका हाथ ऐसा है। रैन कहती है लेकिन टेनिस खेलने से भी तो ऐसा होता है। तो शिनिची कहता है उसकी स्कर्ट हवा से उड़ी तो मैंने देख लिया था कि उसकी थाई पर काली निशान है। ऐसे तभी होता है जब कोई पैरेलल बार पर काम करे, समझ गई ना। तो रैन कहती है हाँ समझ गई, अब हाथ छोड़ो। और उसके बाद रैन शिनिची को ले जाता है और वो तीनों बच्चे अंदर आ चुके हैं बट रास्ता उनको नहीं पता है। दूसरी ओर शिनिची और रैन रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हैं बट शिनिची शेरलॉक होम्स के बारे में बोल रहा होता है। तो रैन गुस्सा होकर चुप रहने को कहती है और लव करने की कॉन्फेस करती है। तो शिनिची भी लव यू कहता है। तो रैन हंसने लगती है, कहती है मजाक कर रही थी, मतलब कि शिनिची का कट गया। और रोलर कोस्टर पर कुल मिला के 8 लोग बैठे हैं। पहले जिम्नास्ट और उसके दोस्त, और सेकंड शिनिची और रैन, और थर्ड एक कपल, और 4 नंबर है 2 अननोन बंदे। उसके बाद रोलर कोस्टर चलने लगता है और जब रोलर कोस्टर माउंटेन के अंदर जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो शिनिची के मुंह पे कुछ आके लगता है और ये तीनों बच्चे के पास एक चीज गिरता है और कुछ मोती टाइप चीज गिरता है। और जब रोलर कोस्टर बाहर आता है तो देखते हैं एक बंदे के सर गायब होता है और पुलिस भी आ जाते हैं। और शिनिची उन बच्चे के पास जाता है और एक अननोन बंदा कहता है हमें इसे कोई लेना देना नहीं है, क्या हम यहाँ से जाए। तो शिनिची कहता है कोई नहीं जाएगा यहाँ से, ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है, वो किलर रोलर कोस्टर पर ही था। रैन पूछता है कहाँ चले गए थे शिनिची। तो सबको पता लग जाता है कि ये वो फेमस डिटेक्टिव है। उसके बाद इंस्पेक्टर मिगुरे बताता है तुम और रैन खून नहीं कर सकते तो 5 सस्पेक्ट बचे हैं, आगे 2 उसका दोस्त और पीछे 2 जो अननोन काला कोट और बगल में उसकी गर्लफ्रेंड। सबका सेफ्टी गार्ड नीचे था तो उसके पास बैठी उसका गर्लफ्रेंड ही उसे मारा है। एक काला कोट कहता है चलो जल्दी सर्व करो, मेरे पास टाइम नहीं है। शिनिची उसे देख के सोचता है, इसे देख के लगता है कि ये एक मर्डरर है, लेकिन ये है कौन। और उसकी गर्लफ्रेंड से पर्स से एक चाकू मिलता है। वो जिम्नास्ट लड़की कहती है तुमने उसे क्यों मारा। वो काला कोट कहता है खूनी मिल गया है ना, क्या हम जा सकते हैं। और इंस्पेक्टर मिगुरे उसकी गर्लफ्रेंड को तहकीकात के लिए ले जाने के लिए कहता है। तभी शिनिची कहता है उस लड़की ने मर्डर नहीं किया है। इंस्पेक्टर मिगुरे बोलता है तो फिर किसने किया। शिनिची हाथ दिखा के कहता है इसने, और सारे शॉक्ड हो जाते हैं। वो जिम्नास्ट लड़की कहती है ये झूठ है, चाकू तो उसकी गर्लफ्रेंड के बैग में मिला है ना। शिनिची कहता है उस चाकू से किसी आदमी का सर नहीं काटा जा सकता और एक लड़की तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम चाहती थी कि मर्डर का इल्जाम उस पर आए, इसलिए तुमने उसके बैग पर चाकू डाल दिया था। और इंस्पेक्टर मिगुरे कहता है वो रोलर कोस्टर के पहले बैठे थी इसलिए ये वो नहीं कर सकती। शिनिची बोलता है कर सकती है, रोलर कोस्टर के स्पीड से पियानो वायर स्टील रिंग से ये काम किया जा सकता है। और वो लोग रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हैं। शिनिची किलर की जगह बैठा होता है और इंस्पेक्टर मिगुरे विक्टिम की जगह। शिनिची कहता है मैं सेफ्टी गार्ड लगाने से पहले एक ऐसा बैग लगा देता हूँ और ऐसे निकल सकता हूँ, और फिर एक रस्सी जिसमें हुक लगा हुआ हो और इसमें पहले से फंदा बना हुआ हो, और मैं सेफ्टी गार्ड पर पैर रखता हूँ और फिर मैं विक्टिम के गले पर यह फंदा डाल देता हूँ और मैं इस हुक को रेल पे लगा देता हूँ, तो ये बाकी काम हो जाएगा। और जिम्नास्ट होने के नाते ये काम आसानी से कर सकती है।
वो लड़की कहती है बकवास मत करो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो शिनिची नेकलेस के बारे में पूछता है और वो लड़की तो घबरा जाती है और शिनिची नेकलेस और हुक दिखा के कहता है क्या ये वही है ना। और एक तुम्हारा आंसू, तुम्हें पता था वो मरने वाला है इसलिए रो रही थी है ना। और वो आंसू मेरे मुंह पर पड़ा, अगर टेस्ट करेंगे तो पता लग जाएगा। तो वो लड़की कन्फेस कर देती है कि वो ही खूनी है। वो लड़की कहती है वो विक्टिम उसका कॉलेज का बॉयफ्रेंड है, ये नेकलेस उसी ने ही दिया था, उस विक्टिम ने इसे धोखा दिया था इसलिए उसे मार दिया। और पुलिस वो लड़की को ले जाते हैं और उसके बाद रैन रोते ही जा रही थी तो शिनिची उसे शांत करवाता है। उसके बाद शिनिची देखता है वो काला कोट बंदा भाग रहा है तो शिनिची उसका पीछा करने भागता है, लेकिन रैन को लगता है कि वो शिनिची को और कभी नहीं देख पाएगा, जैसे कि वो आज आखिरी बार देख रहा है। और देखते हैं एक रेड कोट बंदा वेट कर रहा होता है और फिर काला कोट भी आ जाता है और शिनिची देखता है ये लोग करोड़ों की सौदा कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा काला कोट आके एक रॉड से शिनिची को मार के बेहोश कर देता है और कहता है इसे पीछा करने की मौका क्यों दिया। तो वो काला कोट 2 शिनिची को गोली से मारने की कहता है तो वो काला कोट 1 कहता है रुको, आसपास पुलिस भी होंगे, इसे मारने के लिए दूसरा भी तरीका है। और वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें पील होता है, बोलता है ये नया जहर पानी भी नहीं मांगता, लेकिन इंसान पर टेस्ट नहीं किया है। और वो शिनिची को पील खिला के भाग जाते हैं और शिनिची तड़पने लगता है। और हम एक छोटा बच्चा को देखते हैं जो कि पुलिस पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। छोटे बच्चे ये और कोई नहीं बल्कि हमारा डिटेक्टिव शिनिची कुडो है। ये सोचता है ये क्या बोल रहे हैं, छोटे बच्चा किसे कह रहे हैं, मैं तो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। और देखता है उसका शर्ट पैंट अचानक से छोटे पड़ गया है और ये पुलिस मोबाइल में कह रहे होते हैं यहाँ पर एक ग्रेड स्कूल का बच्चा मिला है। और ये सुन के शिनिची के तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो वहाँ से निकल जाता है। तो ये पुलिस लोग जब पीछे देखते हैं तो बच्चा गायब होता है। और दूसरी ओर देखते हैं रैन का फादर केस ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में होता है, घर में पूरा कचरा फैला हुआ होता है। तो रैन उसे कुछ डांट मारता है। उसके बाद शिनिची को देखते हैं वो भाग रहा होता है और गिर जाता है। उसे एहसास होता है वो थोड़ी दूर दौड़ के थक गया है और जब दीवार में पड़ा उसका रिफ्लेक्शन को देखता है तो भाई शिनिची की तो फट जाता है, क्योंकि सच में वो छोटा हो गया था। उसे लगता है वो जहर की वजह से वो छोटा हो गया है। उसके बाद रैन शिनिची को कॉल करता है बट कोई फीक भी नहीं करता। तो रैन शिनिची को ढूंढने उसके घर को जाता है। उसके बाद देखते हैं शिनिची अपना गेट ही खोल नहीं पा रहा होता है। फिर अचानक प्रोफेसर आगासा दीवार तोड़ते हुए एंट्री मारते हैं। तो शिनिची जाग के कहता है मैं हूँ शिनिची। तो प्रोफेसर नहीं मानता। प्रोफेसर को लगता है ये झूठ बोल रहा है, ये शिनिची का कोई दूर का रिश्तेदार है। पर शिनिची कहता है मैं ही शिनिची हूँ और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं ही शिनिची हूँ। प्रोफेसर के बारे में सारा कुछ बक देता है, जैसे कि उसका नाम, पता और उड़पतंग इन्वेंशन। तो प्रोफेसर कहता है ये तो शिनिची को पता है, इसका मतलब वो कुछ भी पेट में नहीं रखता, सब कुछ किसी को बता देता है। और शिनिची कहता है तुम्हारे एक पील से मैं छोटा हो गया। तो प्रोफेसर आगासा को शौक होता है कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए पुलिस को बताने के लिए जाता है। तो शिनिची कहता है तुम रेस्टोरेंट से आए हो ना। प्रोफेसर आगासा रुक के बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो शिनिची कहता है तुम्हारा कपड़े देखो, आगे से गीला है और पीछे से सूख चुका है, इसे साबित ये होता है कि तुम बारिश से भीग कर आए हो। पैंट पर भी कीचड़ लगे हुए हैं और शायद कोलंबो रेस्टोरेंट के पास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और खास बात आपकी दाढ़ी में कोलंबो रेस्टोरेंट का स्पेशल सॉस लगा हुआ है। प्रोफेसर आगासा तो शॉक हो जाते हैं और शिनिची अपना पुराना स्टाइल से कहता है ये तो नॉर्मल है। यह देख के प्रोफेसर आगासा को यकीन हो जाता है कि ये ही शिनिची है। और देखते हैं शिनिची अपना साइज का कपड़े पहन लेता है और कहता है प्रोफेसर आगासा आप तो जीनियस हो ना, एक ऐसा पिल बनाओ जिसे मैं फिर से पहले जैसा बन जाऊं। प्रोफेसर आगासा कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, पहले वो लोगों ने तुम्हें क्या दिया है वो जानना होगा, फिर काम बन जाएगा। और कहता है ये बात वो लोगों को पता लग गया कि तुम जिंदा हो तो वो लोग फिर यहाँ आ जाएंगे, ये बात किसी को भी मत बताना, रैन को भी नहीं। तभी रैन आ जाती है, शिनिची को बुलाने लगती है बट शिनिची छुप जाता है और रैन उसे पकड़ भी लेती है। पूछती है ये कौन है। तो प्रोफेसर आगासा कहते हैं ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। रैन शिनिची को पूछती है क्या नाम है तुम्हारा। शिनिची अपना नाम बताता है कोनोन एडोगावा। फिर प्रोफेसर आगासा कहते हैं क्या तुम इसे थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे साथ रख सकते हो, इसका माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो लोग हॉस्पिटल पर हैं और मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता। रैन कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर पापा को पूछना होगा। कोनोन प्रोफेसर आगासा को कहता है क्या कर रहे हो, मरवाओगे क्या। तो प्रोफेसर आगासा कहते हैं उसका पापा डिटेक्टिव है, तुम उन लोगों के साथ रहोगे तो कालाकोट के बारे में पता लगा सकते हो। तो कोनोन भी खुश हो जाता है और रैन और कोनोन जाने लगते हैं। रैन कहती है हम घर पहुंचने वाले हैं। तो शिनिची कहता है क्या तुम यहाँ पर रहते हो, और मन में कहता है जैसे कि मुझे पता ना हो। और फिर रैन शिनिची का तारीफ करने लगता है
और कोनन तो भाई खुद का तारीफ सुन के लाल हो जाता है। उसके बाद कोनन रैन को सच्चाई बताने की ट्राई करता है। तभी रैन का पापा नीचे आके गिरता है और कहता है 6 महीने के बाद मुझे एक पहला केस मिला है, एक रईस आदमी की बच्ची को एक काला कोट आदमी किडनैप कर लिया है। ये सुन के कोनन तो भाई उन दोनों को याद करने लगता है। रैन का पापा टैक्सी बुलाता है और कोनन और रैन भी उसमें बैठ जाते हैं। तो रैन का पापा यानी कि नाम नहीं बताया ना, उनका नाम है डिटेक्टिव कोगुरोमुरी, इनको चिल्ला के बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो। रैन कहती है कोनन ने पहले आया था पापा। कोगुरोमुरी कहता है ये कौन है। रैन कहती है प्रोफेसर आकाशा की रिश्तेदार। उसके बाद वो लोग रेड्समैन के घर पे पहुंच चुके हैं। वो आदमी फोटो दिखा के कहता है मेरे 10 साल की बेटी मासाको तानी को मेरे बटलर आसाओ के सामने किसी ने किडनैप कर लिया है और वो कुछ भी नहीं कर सका। और कोनन फोटो को देखने की ट्राई करता है बट नहीं देख पाता। तभी कोगुरोमुरी फोटो को नीचे करते हैं तो फोटो को देख के पूछता है ये किडनैप कैसे हुआ। तो कोगुरोमुरी कोनन को पकड़ के रैन को दे देते हैं और आसाओ को पूछते हैं क्या क्या हुआ था। तो आसाओ कहता है मासाको स्कूल से आने के बाद बाहर खेलने निकला और अचानक गार्डन से काले कपड़े चोर आया और मासाको को पकड़ के कहा अगर उसे अपना लड़की पसंद है तो कंपनी 1 महीने के लिए बंद करना होगा। अगर वो पुलिस के पास गया तो बच्चे को मार दूंगा। और वो पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ के भाग गया। तभी कोनन पूछता है किडनैपर कैसा दिखता था और भाई कोगुरोमुरी गुस्सा हो जाता है और दे मारता है। रैन कहती है कोनन पापा के इन्वेस्टिगेशन में टांग मत अड़ाओ। और फिर कोगुरोमुरी घर के सबसे पूछते हैं बट किसी को कुछ पता नहीं होता है। फिर कोगुरोमुरी कहता है इसका मतलब कोई इनका कंपनी का राइवल है। तो वो अमीर बंदा कहता है क्या, फिर भी वो मुझे पैसा मांग रहा है। यह सुन के आसाऊ चौंक जाता है। तो रिच बंदा कहता है वो किडनैपर मुझे कॉल किया था पैसे के लिए। और हमारा कोनन उनसे दूर आ जाता है और एक बॉल पकड़ के खेलने लगता है और सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। वो चोर गार्डन से क्यों किडनैप करेगा जबकि स्कूल से आते जाते वक्त आसानी से किडनैप हो सकता है। और वो खुद को दिखाने तो भाई कुछ सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी पुराना नोट को मांग करना तो काफी प्रोफेशनल है। और कोनन के फुटबॉल खेलता देख रैन शिनिची को याद करने लगता है। कहता है शिनिची कुछ सोचते वक्त फुटबॉल खेला करता था। तो कोनन मन में कहता है अरे पगली मैं ही तो शिनिची हूँ। उसके बाद बल झाड़ियों में गिर जाता है। जब कोनन बाहर लाने के लिए जाता है तो एक कुत्ता उसे हमला करने लगता है, भौंकने लगता है। बट कोनन अपना कमाल की स्किल से कुत्ता को शांत करवा देता है। तो वो रिच मैन बोलता है हमारा जम्बू तो स्ट्रेंजर से फ्रेंडली नहीं होता। देखते ही भौंकने लगता है। यार जम्बू यानी कि कुत्ता, ठीक है ना। फिर कोनन को ट्रिगर होता है कि किडनैपर तो इसी पेड़ से चढ़ के आया और भागा था, इसका मतलब कुत्ते ने उसे भौंका होगा और उसको लगता है कि सॉल्व कर लिया। और कोगुरोमुरी को ट्रिगर होता है कि दूसरे का कहना है कि किसी ने कुछ नहीं सुना जब तक आसाओ ने कुछ कहा ना हो। तभी आसाओ बिल्ली के माफिक भागने लगता है। तो कोगुरोमुरी उसे रुकवा के पूछते हैं तुम्हारा कहानी में कुछ तालमेल नहीं लग रही है। वो चोर आया और लड़की को पकड़ा और पेड़ से भाग गया तो कुत्ते क्यों नहीं भौंका। तो आसाओ कन्फेस करता है कि किडनैप उसी नहीं किया था और वो लड़की पास के होटल में है। तो कोगुरोमुरी खुश हो जाता है, केस क्लोज हो गया समझ के। लेकिन कोनन को ट्रिगर होता है कि ये केस सॉल्व नहीं हुआ अभी तक, ये केस और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। उसके बाद एक फोन कॉल आता है, वो किडनैपर का पैसे के बारे में पूछता है। तो कोगुरोमुरी आसाओ को पकड़ के पूछता है और कौन है तुम्हारे साथ। तो आसाओ कहता है मैं अकेला ही किडनैप किया था, मेरा विश्वास करो। कोनन सोचता है ये आसाओ सच बोल रहा है, किडनैप के बाद किसी ने फिर से किडनैप कर लिया है, मुझे कुछ करना होगा। और वो रिच मैन उस किडनैपर से बात कर रहा होता है। तभी मासाको कहती है मैं स्कूल की वेयरहाउस में हूँ और ऊपर से खिड़की में से एक चिमनी दिख रही है। और फिर किडनैपर मासाको का मुंह पकड़ लेता है और कहता है तेरी बेटी की जान प्यारी है तो पैसा लेके आ जा। और कोगुरोमुरी पैसों के इंतजाम करने को कहते हैं। और दूसरी ओर हमारा कोनन मैप देखने लगता है। तो रैन पीछे आके पूछती है क्या कर रहे हो। तो कोनन कहता है किडनैपिंग हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी तक, इसलिए किडनैपर आसपास ही होगा। और कोनन तेज दिमाग लगा के कुत्ते के ऊपर बैठ के लड़की को ढूंढने निकलने लगता है। सोचता है इसी इलाके में 5 स्कूल ऐसे हैं जो चिमनी दिखाई देती है। और वो 3 स्कूल को ढूंढ लेता है पर किडनैपर नहीं मिलता। और दोनों कोनन और कुत्ता बुरी तरह से थक चुके हैं। और वो एक होटल को देख के सोचता है ये हो सकता है। और वो होटल के बाजू में जाके देखता है हाँ ये जगह है। वो होटल को किनारे को देखा होगा और सोचा होगा ये चिमनी है। और वो उसी साइड के स्कूल में भागने लगता है। और वो किडनैपर मासाको को मारने के लिए एक चाकू निकालता है। तभी शिनिची आवाज निकालता है तो किडनैपर दरवाजा के पास जाता है और कहता है कौन है, मरते तो सामने आ जा। तो कोनन कहता है नीचे देख तेरा बाप खड़ा है। और कुत्ता उसे हमला कर देता है। और कोनन वो लड़की को छुड़ाने को जाता है। वो लड़की पूछती है तुम कौन हो। तो कोनन कहता है शिनिची कुडो, मेरा मतलब कोनन एडोगावा, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। और वो किडनैपर कुत्ता को भगा देता है।
और कोनन को दूर फेंक देता है। वो छोटा हो गया है इसलिए ताकत भी कम हो गया था। तभी कोनन एक फुटबॉल को शॉट मारता है तो वो किडनैपर एक हाथ में पकड़ लेता है, मतलब कि इसका किक भी वीक हो गया है। और फिर किडनैपर कोनन को बैट से मारता है और कोनन दूर जाके गिरता है, मतलब कि डिटेक्टिव स्किल का क्या फायदा जबकि मुजरिम को पकड़ के अरेस्ट ना कर पाओ तो। और वो किडनैपर कोनन को बैट से मारने वाला ही होता है, तभी रैन आके बैट को एक हाथ से रोक लेती है और धूम धमाधम पंच मारने लगती है वो चोर को और उसे नॉकआउट कर देती है और रैन दोनों को बचा लेती है। और फिर कोगरोमोरी आके गिरा पड़ा चोर को मारने लगता है और वो खुश होने लगता है जैसे कि वो खुद पकड़ा है। तो कोनन मन में कहता है हाँ बड़ा आया किडनैपर पकड़ने। उसके बाद रिच मैन के घर में देखते हैं मासाको कहती है कि किडनैप का प्लान उसकी ही थी, उसकी पापा उसे टाइम नहीं देती थी खेलने के लिए, बात करने के लिए, सिर्फ काम में बिजी था। इसलिए अगर वो किडनैप के कारण 1 महीना कंपनी बंद होता तो वो पापा के साथ खेलती, इसलिए आसाओ के साथ मिलकर एक किडनैप का प्लान बनाया था। और वो रिच मैन आसाओ को कहता है मैं और मासाको ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे जाएंगे, टिकट बुक कर लो। और फिर वो लोग खुश हो जाते हैं और रिच मैन कोगरोमोरी को शुक्रिया कहता है और कहता है कुत्ता को खोला छोड़ना कमाल क्या प्लान था। तो कोगरोमोरी खुश हो जाता है। कोगरोमोरी कहता है एक्सपीरियंस से ये सब कुछ हो जाता है। तो कोनन मन में कहता है झूठा कहीं का, पता तो मैंने लगाया था। और जाते टाइम वो लड़की कोनन को थैंक यू डिटेक्टिव कहती है। तो रैन पूछती है क्या डिटेक्टिव? तो कोनन कहता है अरे तुम्हारे पापा के बारे में कह रहा है। तो वो कोगरोमोरी दांत फाड़ फाड़ के हंसने लगता है। उसके बाद रैन पूछती है इस लड़का का क्या करे, प्रोफेसर आगासा हमारे पास रखने के लिए कहा है। तो कोगरोमोरी कहता है बिल्कुल बिल्कुल, जब से ये मिला है मुझे केस मिल रहा है और केस सॉल्व भी कर लिया है, ये मेरा एक लकी चार्म है। और हम देखते हैं डिटेक्टिव कोनन आयोमी मित्सुहिको और कोजिमा म्यूजियम से बाहर निकलते हैं और फिर उनके पास एक चिट्ठी गिरता है जिसपे कुछ साइन बना हुआ था। आयोमी बोलती है ये एक ट्रेजर मैप है और वो लोग बात करने लगते हैं। तभी 3 आदमी आते हैं ये चिट्ठी ढूंढते हुए और चुपके से इन चारों को देखने लगते हैं। और कोजिमा बोलता है हम ट्रेजर ढूंढेंगे और हम हैं जूनियर डिटेक्टिव फोर्स। और वो लोग ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और कोनन वो मैप को देखता है और उसे पहला साइन टोक्यो टावर जैसा लगता है और वो लोग टावर की ओर जाने लगते हैं और उनके पीछे ये तीनों भी जाने लगते हैं। और एक रिपोर्टर बोल रही होती है डिनो कवाने नामक एक चोर को पकड़ लिया गया है पर उनका साथी फरार है। वो लोग एक बैंक से 1500 सोने का सिक्के को चुराया है। और दूसरी ओर हमारा जूनियर डिटेक्टिव फोर्स बस में जा रहे होते हैं और सोने के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं दुनिया की 100 चक्कर लगाऊंगा, स्पेस शटल खरीद लूंगा वगैरह वगैरह। और दूसरी ओर ये तीनों कैब से इनको पीछा कर रहे होते हैं और फाइनली जूनियर डिटेक्टिव फोर्स टोक्यो टावर के पास पहुंच जाते हैं। बट फिर भी इनको मैप का सिंबल के बारे में कुछ पता नहीं होता है। और कोनन देख के कहता है ये तो हेड वाला निशान है और उसके नीचे अंडरवियर का निशान है और उसके नीचे का छाता जैसा निशान है। और बोलता है तो बताओ दोस्तों इनमें से कॉमन बात क्या है। तो वो लोग बोलते हैं कपड़े का दुकान। और वो लोग कपड़े की दुकान की ओर भागने लगते हैं और कोनन नोटिस करता है ये तीनों बंदे को जो काफी देर से घूर रहे होते हैं, बट फिर भी उसे क्या। और वो लोग तो भाई कपड़े दुकान जाके खजाना ढूंढने लगते हैं कपड़ों को फेंकते हुए। बात तो तब हो जाती है जब वो लोग लेडीज चेंजिंग रूम में चले जाते हैं, तब उनको बाहर फेंक देते हैं। और ऐसे करते करते शाम हो जाता है और वो लोग खाने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन कोनन बुक स्टोर जाने के लिए बोलता है। तो कोजिमा बोलता है अरे बुद्धू वहाँ खाने के लिए नहीं मिलता। और वो लोग बुक स्टोर में चले जाते हैं। कोनन डिक्शनरी निकाल के ओरो का मतलब ढूंढने लगता है। ओरो का मतलब है गोल्ड और उसे सच में यकीन हो जाता है कि ये एक ट्रेजर मैप है। और दूसरी ओर कोगरोमोरी वो न्यूज देख रहा होता है, वो चोरी वाली, और चारों ओर कचरा फैला हुआ होता है। तो रैन उसे कुछ डांट मारती है और फिर वो 3 चोर इन लोगों को नजर रख रहे होते हैं। ये तीनों खाना खा रहे होते हैं और कोनन बेचारा उस ट्रेजर मैप को डिकोड कर रहा होता है, बट उसे नहीं समझ में आ रहा होता है। तो आयुमी देखती है वो पहले वाला निशान को जो एक कैफे का है। तो इनको यकीन हो जाता है कि ऐसे साइन को ही ड्रा किया गया है और उसके बाद कहाँ जाना है इनको कुछ पता नहीं है। तभी कोनन एक बोर्ड पे देखता है मून व्यू स्ट्रीट का रास्ता। तो उसे यकीन होता है कि टावर के पास जो मून था उसके लिए, और वो लोग उसी रास्ते में भागने लगते हैं। और आधा रास्ते में उनको तीसरी निशान मिल जाता है। वो लोग खुश हो जाते हैं और कोनन एक्वेरियम जाने का बोर्ड देखता है और उसे लगता है ये जो मैप का कोड है टोक्यो टावर से नानबू एक्वेरियम तक जाने के लिए है और हमें खजाना मिल जाएगा। और ये लोग भागने लगते हैं और उनको ये तीनों चोर पीछा कर रहे होते हैं और ये लोग एक्वेरियम तक पहुंच जाते हैं, बट कोई निशान नहीं मिलता। तो कोनन कुछ दिमाग में पकाता है और कहता है हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं वापस जाना पड़ेगा। और भाई वो लोग टोक्यो टावर के पास आ जाते हैं और कोनन फिगर आउट कर लेता है कि
मून का मतलब है रात, और रात में सिर्फ नियॉन लाइट दिखते हैं। और उनको मैप का दूसरी साइन दिखाता है और वो लोग उस साइन के पास जाते हैं तो तीसरी साइन भी मिल जाता है और वो लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं, पर चौथा साइन नहीं मिलता। तो कोनन बोलता है मुझे मिल गया है, वो है। तो कोजिमा बोलता है तुम अंधे हो क्या, वो तो सूरज है। और वो समझ जाता है कि जिस दिन इस मैप को लिखा गया था उस दिन बारिश का भविष्यवाणी किया गया था। जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको 5वां साइन भी मिल जाता है और वो लोग 6 नंबर निशान को ढूंढने लगते हैं। और कोनन तो भाई 6 नंबर निशान भी ढूंढ लेता है, बट वहाँ पर आखिर में जो निशान है वो नहीं मिल रहा होता है, बिल्कुल वो मछली के जैसा निशान था। तो कोजिमा नदी की ओर भागने लगता है, मछली पकड़ने लगता है ताकि खजाना ढूंढ सके, और वो नदी में गिर जाता है। और कोनन अपने दिमाग को पकाने लगता है कि ये निशान तो रात में देख सकते हैं, क्या वो यही आसपास होगा। और वो नदी के ब्रिज की नियॉन लाइट को देखता है और वो सेकंड लास्ट वाली निशान देखता है, मतलब कि उसे पता लग गया है। और वो जोर से हंसने लगता है और वो लोग सेकंड लास्ट वाले निशान के रूम के टॉप पर आ जाते हैं और सारे बाहर देखते हैं तो उनको चमकती हुई मछली दिखाई पड़ती है। ब्रिज का नियॉन लाइट पानी में पड़ के रिफ्लेक्ट होकर मछली के जैसा निशान बन गया है और ये जो लाइट है वो मछली का आग जैसा बन गया है। और कोनन मछली देखते देखते जैसे ही पीछे जाता है उसे एक गोल्ड कॉइन मिलता है और जैसे ही ऊपर देखता है तो 4 बैग रस्सी से बंधा हुआ होता है। और कोनन जैसे ही रस्सी को खिलाता है उस बैग से सिक्के गिरने लगते हैं सोने का। और कोजिमा जैसे ही सिक्के को बैठने के लिए जाता है तो वो तीनों चोर आ जाते हैं और कोनन इनको देख के समझ जाता है कि वो लोग यही है। और वो लोग जूनियर डिटेक्टिव फोर्स को रस्सी से बांध देते हैं और वो चोर सिक्के को ढूंढने लगते हैं, पर नहीं मिलता तो इनको पूछते हैं। एक चोर बताता है 1 साल पहले इटालियन बैंक से ये सिक्के चोरी किया था हमने, और उसके बाद हमारा बॉस सिक्के पकड़ के जापान भाग गया था और हम उसका पीछा किया और उसे सिक्के के बारे में पूछा तो वो कुछ नहीं बताया, वो पहले से ही छुपा दिया था। उसके कमरे से ये मैप मिला और इसी से हम ढूंढने लगे और बॉस को पुलिस से पकड़वा दिया और वो मैप आर्ट म्यूजियम में उड़ गया और तुमको मिल गया और तुमने कोड को क्रैक करने की कोशिश की इसलिए तुमको करने दिया और तुमने आखिर में ढूंढ ही निकाला। और वो एक गन निकालता है और कोनन पे तान देता है और पूछता है सिक्के कहाँ है। तो कोनन कहता है पहले मछली को ढूंढो, सिक्के मिल जाएगा, ब्रिज में मिलेगा। और वो लोग जाके मछली देखने लगते हैं और ये सोचते हैं उनको सिक्का मिलेगा तो वो हमें मार देंगे। और वो लोग एक एक नया मरने की सोचने लगते हैं, जैसे कि सीमेंट में बांध के नदी में फेंक देना, आग में जला देना। और कोनन अपना दिमाग चलाता है, उनको मोटिवेट करता है और वो लोग चुपके से जाते हैं वो रस्सी के पास जो सिक्कों से कनेक्टेड है। वहाँ अपना बंधा हुआ रस्सी को एक रड में फंसा लेते हैं और वो चोरों को जैसे ही सिक्का मिलता है तो जूनियर डिटेक्टिव फोर्स अपना जान जीवन लगा के भागने लगते हैं। और वो रड जैसे ही निकल जाता है वो सारा सिक्का इन तीनों के ऊपर गिर जाता है, जमीन पर ढेर हो जाता है और ये लोग खुश हो जाते हैं और पुलिस में जाके रिपोर्ट कर देते हैं और पुलिस भी उन चोरों को पकड़ लेता है। और ये था जूनियर डिटेक्टिव फोर्स का पहला कामयाबी। कोनन, कोगुरोमोरी और रैन एक शादी अटेंड करने के लिए ट्रेन में जा रहे हैं और कोगुरोमोरी वहीं सेविंग कर रहा है तो रैन उसको डांट मारती है और हमें पता चलता है कोनन को प्रोफेसर आगासा ने पावरफुल शूज दिए होते हैं जो कि बॉल को बहुत ही स्पीड से मार सकता है, और एक चश्मा भी दिया होता है जिसमें माइक्रोचिप्स यानी कि माइक्रोफोन भी इंस्टॉल हुआ होता है। और फिर ट्रेन में वो तीनों भी आए होते हैं, चंगू मंगू पंगू। और कोनन बाथरूम जाता है और देखता है वो ब्लैक कोट आए हैं, उसके साइड से गुजरते हैं और जाके सीट पर बैठ जाते हैं। कोनन सोचता है ये एक मौका है जो उनसे वो दवाई चुरा सके और मैं पहले जैसा बन जाऊंगा। कुछ टाइम बाद वो लोग दूसरे क्लास के डिब्बे में जाते हैं और कोनन उनके सीट के नीचे माइक को गम लगा के चिपकाता है और रैन उसे देख लेती है और निकालने वाली होती है कि तभी वो तीनों बच्चे भी आ जाते हैं और वो तीनों बच्चों में से वो लड़की गम को निकाल के ड्रायर में रख देती है। उसके बाद वो तीनों बच्चे कोनन को पूछते हैं क्या बात है, तुम तो ऐसे एक प्रांग नहीं करते, क्या वो लोग कोई खूनी वगैरह है क्या। तो कोनन उनको साफ साफ मना कर देता है, वो बोलता है ये एक प्रांग था और वो लोग चले जाते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों ब्लैक कोट आते हैं और कोनन उनके फेस नजदीक से देखता है तो लगता है ये वो दोनों ब्लैक कोट तो नहीं है, और सूटकेस को देखता है तो वो बदल चुका है। और उसके बाद उन लोगों की बातें सुनने लगता है। वो लोग बोल रहे होते हैं वो सूटकेस में एक हाईटेक बम है, वो आखिरी बार विंडो से सुंदर नज़ारा देख रही है, हम निकलने के बाद स्विच दबा देंगे, 10 सेकंड के बाद वो बम फट जाएगा और ट्रेन के साथ उसका भी चितड़े उड़ जाएगा। और उसके बाद नोकिया स्टेशन आता है और दोनों बाहर जाने लगते हैं और कोनन उनको रोकने वाला होता है कि तभी रैन कोनन को पकड़ लेती है और गेट भी क्लोज हो जाता है
और कोनन वो आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो बंदा इनके साथ सौदा किया है उसको ढूंढने के लिए। वो पहले पुलिस गार्ड को इन्फॉर्म करता है, अगले स्टेशन में ट्रेन को रोकने के लिए कहता है, बट वो पुलिस वालों को लगता है ये कोई मजाक कर रहा है। वो पुलिस वाले कोनन का मजाक उड़ाने लगते हैं और शिनिची चले जाता है उधर से। और कोनन वो दोनों की बातों से सुराग निकालने की ट्राई करता है, इस ट्रेन में कितने नॉन स्मोकिंग एरिया है। दूसरा बच्चा कहता है 7 है और किस में अच्छा नज़ारा देख सकते हैं। वो बच्चा कहता है 7 नंबर के दूसरे डिब्बे में, और वो लोग वहीं जाने लगते हैं। और उस डिब्बे में तकरीबन 4 लोगों के पास काला सूटकेस होता है। कोनन सोचता है एक एक करके सबका सूटकेस चेक करना है। पहले वो इस आदमी के पास जाता है, बोलता है मुझे गेम खेलना है, दीजिए प्लीज़, और वो बंदा कोनन को भगा देता है। उसके बाद वो लड़की के पास जाता है, विंडो से नज़ारा देखते हुए सूटकेस के पास बैठ जाता है और जैसे ही ओपन करने की ट्राई करता है वो सूटकेस तो लॉक होता है। और फिर वो लड़का कोनन को भगाने लगता है, लेकिन कोनन लड़की से वो 2 काले कोट आदमी के बारे में पूछता है, क्या तुम उनको मिलने डाइनिंग रूम में गए थे? तो वो लड़की साफ साफ मना कर देती है। और वो लड़के को भी पूछता है, वो भी मना कर देता है। तो कोनन जाके बूढ़ा आदमी को पूछता है, क्या तुम डाइनिंग रूम में गए थे? लेकिन वो बूढ़ा कुछ और ही समझने लगता है। तो कोनन आखिर में वो आदमी को पूछता है, क्या आप डाइनिंग रूम में गए थे? और उसके पास डाइनिंग रूम वाले टिश्यू पेपर को देख के समझ जाता है कि यह डाइनिंग रूम में गया था। और वो ऊपर पेपर एरोप्लेन निकालने बहाने उसका सूटकेस नीचे गिरा देता है जिसमें बस अंडरवेयर होता है। इसका मतलब कि ये वो नहीं है। वो आदमी इनको धक्के मार के निकाल देता है और रैन आके उनको ले जाती है। अब बम फटने में 14 मिनट बाकी होती है और रैन कोनन को जाने नहीं दे रहा होता है। टाइम बीतता जा रहा होता है। कोनन सोचता है कि वो खुद को रैन को रिवील कर देगा तो रैन मान जाएगी और वो कहने वाला होता है कि तभी वो बच्चा बात कर रहे होते हैं नज़ारे के बारे में। तो कोनन को ट्रिगर होता है वो लड़की की बात जो कि वो माउंट फ्यूजी के बारे में बोल रही होती, जबकि उस साइड में तो दिखेगी ही नहीं। तो इसका मतलब वो डाइनिंग रूम में गई थी और इस सौदा को छुपाने के लिए मुझसे झूठ कहा और वो जाने लगता है। तो रैन पकड़ लेती है। तो कोनन अपना दिमाग लगाता है, बोलता है बच्चों रैन हमारे लिए खाना लाने जाएगी। तो वो लोग आके ऑर्डर देने लगते हैं और कोनन वहाँ से भाग जाता है। और कोनन जाते जाते सोचने लगता है वो हाईटेक बम एक टाइम बम भी है, अगर वो स्विच दबा के कल किया तो 10 सेकेंड में फट जाएगा। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो लड़की स्विच दबा के कल कर दी होती है और बम भी एक्टिव हो जाती है। और कोनन अपना स्विच के पावर बढ़ाकर दौड़ता है और सूटकेस को एक जोरदार किक मारता है और वो बम ट्रेन से बाहर उड़ के फट जाता है। और वो लड़की पूछती है तुम कौन हो? कोनन कहता है मैं एक डिटेक्टिव हूँ। और फिर रैन भी आ जाती है और उसे ले जाता है। उसके बाद पुलिस लोग ट्रेन की जांच करते हैं और उस लड़की को पुलिस ले जाते हैं और वो 2 काला कोड को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। पता चलता है 100 गोल्ड कॉइन के सौदा किया गया था। खैर ट्रेन के सारे ठीक हैं। कोनन शादी में लेट पहुँचता है और मेरे वीडियो भी काफ़ी लेट आया है, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा जल्दी लाने की ट्राई करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय, ग्लैड टू सी यू, सायोनारा।